So, Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome to the 19th Health Asia International Exhibition and Conference. We've gathered here today for the seminar on handling emotional storms. And to start this day with the name of Allah, I would request Mr. Muhammad Tahir to kindly come forward and recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. So for the ribbon cutting to formally inaugurate the seminar, I would request Professor Moin, Sir Azhar and Dr. Atir to please come forward and inaugurate the seminar by cutting the ribbon. Dr. Hassan Jamal, please join us. Request Dr. Hassan Jamal to kindly share his thoughts about the CME activity. Assalamu alaikum, dear ladies and gentlemen. My name is Dr. Hassan Jamal. I'm a LUMS graduate. I was graduated in 99 and 2000. It's such a big dream that has come true. और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिस इदारे का ग्रेजुएट हूँ उसे ऑन बोर्ड करूँ हेल्थ एशिया में 10 साल से मैं इसको एज अ डायरेक्टर CME हेल्थ एशिया को ऑपरेट कर रहा हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक रिट्रोस्पेक्ट में जाके थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि मेरा ताल्लुक़ असल में टेक्नोलॉजी से है. आई एम अ डॉक्टर हु इज़ बीन ट्रेन्ड ऑन रोबोटिक सर्जरी, liver transplant, thromboelastography, lithotripsy and almost 52 equipments, medical equipments. मैंने 19 मुल्कों में जाके मुझे अल्लाह ने मौका दिया ट्रेनिंग्स करने का. तो पाकिस्तान में आने के बाद मेरा एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिस तरह अरब हेल्थ, मेडिका या चाइना में जो मेडिकल एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उस नेचर का एक इवेंट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया जाए. तो उस वक्त मेरी मुलाकात ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से हुई जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं और टेक्सटाइल एशिया, बिल्ड एशिया और इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स, ITCN इस तरह के इवेंट्स ऑलरेडी वो पाकिस्तान में कर रहे थे. तो वो एक कंसोर्शियम बना और एक हॉल का एक छोटा सा इवेंट होता था हेल्थ एशिया, उससे स्टार्ट किया हमने और उसमें मेडिकल के एकेडमिक इवेंट्स शुरू किए और कई कंट्रीज़ गए. अभी तो ये कोविड की वजह से हालात ऐसे हैं, वरना 400 साढ़े 400 स्टॉल्स चाइना, टर्की, ईरान और इन कंट्रीज़ के भी यहाँ पे होते थे, जो आप देखेंगे अगले हेल्थ एशिया में इंशाल्लाह रिस्टोर होंगे. तो ये जर्नी हमारी शुरू हुई और हमने जो 18th हेल्थ एशिया किया था उसमें कराची के किसी होटल में जगह नहीं थी. 6 के 6 हॉल्स जैम पैक्ड हो गए और हमें तकरीबन 200-250 कंपनीज़ को और इदारों को मना करना पड़ा. उसके बाद फिर हम लोगों ने ये एक ज़रूरत महसूस की कि हम मेडिकल के इवेंट को बिल्कुल अलग कर लें. पहले ये फार्मास्यूटिकल और मेडिकल ये दोनों एक साथ हुआ करते थे. तो अब ये पहला इवेंट है जिसमें हमने मेडिकल पार्ट को बिल्कुल अलग कर दिया है, इसे बहुत ज़्यादा एकेडमिक बना दिया है और इसमें हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स, NGOs इनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जस्ट टू कंक्लूड लाइक द जर्नी दैट वी हैव हैड, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए शायद ये इससे बड़ा खुशी का कोई मकाम नहीं हो सकता कि वो इदारा जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की है, उसके लोग मेरे साथ हैं. तो उसके लिए एक दफ़ा मैं चाहूँगा जितने भी हजरात मौजूद हैं उन लोगों के लिए तालियां बजा के उनको क्लैप ज़रूर करें जिन्होंने इसके लिए एफर्ट्स किए हैं. और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, बहुत सारी दुआएँ. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your kind words. There are over 1,000 words for emotions in the English language and just as many in Urdu. So why do emotions matter so much? Because if we did not have them, nothing else would matter. There would be no meaning for life or for death. They can be your best friend or your worst enemy, but regardless of which you may perceive them to be, there's a saying which says, keep your friends close and your enemies closer. And our first speaker is going to help you get up close and personal with your emotions.
So I would like to invite Dr. Atir Hanif. Dr. Atir is a consultant psychiatrist, a psychologist, and a cognitive behavioral therapist. He's serving as a senior registrar for psychiatry at Liaquat University of Medical and Health Sciences and the deputy director for the Center for Psychosocial and Academic Wellbeing at Liaquat University of Medical and Health Sciences. I would request Dr. Atir to please come forward. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you for sparing the time out and attending this session. I hope we will try कि ये session आपको बहुत ज़्यादा beneficial हो आपके लिए in terms of managing your emotions. Can we please play this? Okay, so those who are listening and viewing, I would like to say that we are live at the moment at Lungs Web TV, and you can people who are sitting at their home, they also can listen to us. Bismillahirrahmanirrahim. Start करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से. There is a brief introduction जो already मेरा डॉक्टर मुनीब ने करवा दिया है. I am a health professional who is trained in psychiatry, psychology, and cognitive behavioral therapy. I am also a faculty member of diploma in cognitive behavioral therapy and a manager for research and development in Pakistan Institute of Cognitive Therapists. We are talking about the event is in collaboration with Liaquat University, the PACT organization, and it is a series of workshops and the seminars that we hold as a pre-summit activity. So we at the Liaquat University of Medical and Health Sciences are organizing an international academics and research summit in December from 16 to 18, 2022. And this is an activity which is a series of it. So before starting, I would like to ask something, and you can all answer it via raising your hand. So the question number 1, please raise your hand. You find yourself able to tell what emotions are you going through. You find yourself. You find it difficult to control your overwhelming emotions. How many of you find it difficult to control the overwhelming emotions? You can, yes. The girls are braver because they are raising their hands. And yes, it is difficult. And do you find yourself being driven by emotions? Means, ऐसी acts, ऐसे words, ऐसी चीजें आप कर जाते हैं, कह जाते हैं, इमोशनल स्टेट्स में जिसमें बाद में आपको पछतावा होता है, आप कहते हैं कि यार इससे अलावा भी कुछ किया जा सकता है. If answer is yes, this means you need to listen to this seminar to try and understand what emotional storms are and how we can handle them. So question number 1, is it important about talking about emotions? जी, anyone? जरूरत है क्या कि हम emotions के मुताबिक बात करें? And why is it necessary or important? वो प्लीज वो माइक है, माइक ले लें. थैंक यू जी बेटा प्लीज. To wind out the emotions. टू विंड आउट द इमोशंस. अगर हम बात नहीं करेंगे तो इमोशंस जो हमारे अंदर मौजूद हैं वो बाहर कैसे आएंगे? और To feel better. टू फील बेटर. ठीक है. सो दिस मीन्स कि यू आर इन सम काइंड ऑफ डिस्ट्रेस या किसी आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स में, इसलिए आप उस पर बात करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे. बट आर देयर नो पॉजिटिव इमोशंस? एंड शैल वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इमोशंस? यस, इट इज़ एज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जी, रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि माफ़ी ठीक है, माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों के, लेकिन उससे ज़्यादा कहा गया है कि शुक्र बजा लाना है. सो देयर आर एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एज वेल. Carl Jung is a famous psychologist who stated that a human being experiences
फुलनेस ऑफ हिज इमोशनल लाइफ। एक इंसान, उसके अंदर उसकी सोच, समझ, सलाहियत, इन सब के साथ साथ उसके जज्बात भी होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में ड्राइव कर रही होती हैं टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल, वो इमोशन ड्रिवन होती हैं। आपके इमोशंस अटैच होते हैं। अगर आपने लाइफ में किसी मकाम पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप एक कार्डियक सर्जन बने, ठीक है, सो उसके साथ आपका एम के साथ आपकी अटैचमेंट होगी और वही इंसान को ड्राइव कर रही होती है टूवर्ड्स इट्स अल्टीमेट गोल। इमोशंस इंसान की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। इमोशंस आर डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग। फीलिंग एक कैफियत का नाम है जो आपके अंदर चीज़ों को बताती है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बैरोमीटर, कहते हैं कि ये प्रेशर नापने का एक आला है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इमोशंस इससे ज़्यादा चीज़ का नाम है। जो मोमेंटरीली फीलिंग होती है वो इमोशन नहीं होती। इमोशंस में सर्टेन कॉग्निशन, कोई सोच पीछे मौजूद होती है, उसके साथ कोई बिहेवियर मौजूद होता है। फीलिंग वो कैफियत भी हो सकती है जिसमें आप स्टैग्नेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, अपेरेंटली कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब अपेरेंटली आप कुछ कर नहीं रहे हैं, स्टैग्नेंट एक जगह पे बैठे हुए हैं। बट फॉर इमोशंस उसके साथ, उस फीलिंग के साथ स्पेसिफिक कोई थॉट और कोई बिहेवियर अटैच होना चाहिए, तब वो एक फुल फॉर्म इमोशन बनता है। अगर हम इमोशंस की करैक्टरिस्टिक्स पे बात करें, जो मेजर एलिमेंट है, अगेन वो तीन चीज़ें होती हैं। क्या? नंबर वन, उसकी बॉडीली सेंसेशंस होती हैं। सो इफ़ यू कैन रिकॉल, गुस्सा आता है तो बॉडीली सेंसेशन कैसी होती है? हार्ट बीट तेज हो जाती है और शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ लोगों को, और बॉडी के मसल्स टाइटन होना शुरू हो जाते हैं। आप लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा गूज बम्प्स की कैफियत होती है। यही कैफियत जो दिल की धड़कन है, ये खौफ में भी बढ़ती है, ठीक है। जब आप खौफ महसूस कर रहे हैं, आप एक कब्रिस्तान के पास से जा रहे हैं, रात में अकेले, कोई आवाज़ें आने लगती हैं, खौफ अभी महसूस होगा आपको, ठीक है। दिल की धड़कन अभी भी बढ़ेगी, लेकिन ये गुस्से वाली कैफियत से अलग है, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज करना, फीलिंग एक जैसी होती है, इमोशंस डिफरेंट है, क्योंकि उसके साथ उसकी बैकग्राउंड थिंकिंग एक मौजूद है। खुशी में आप कैसे महसूस करते हैं? दर्द कम महसूस होता है, ठीक है, बॉडी पेन महसूस नहीं होता। आपको जो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रॉमा की कैफियत होती है वो मोमेंटरीली सप्रेस हो जाती है। सेम गोज फॉर अदर इमोशंस। फिर बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होते हैं। हर इमोशन के साथ बिहेवियरल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। बिहेवियरल एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, वो जेस्चर्स हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इंसान को इंसान की स्टेट के मुतालिक बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन एंग्शियस पर्सन, आप अभी एंग्जाइटी को महसूस कर रहे हैं, आपका इमोशंस एंग्शियस है, अब क्या होगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स तेज़ होंगी, ठीक है। अगर आप रिलैक्स हैं तो उतना स्लोली, आराम से मूव करेंगे। सो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और उसका एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। सो कितने लोग ये बता सकते हैं, या कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग उन्हें कहते हैं कि यार तुम गुस्से में हो, और आप कहते हैं कि नहीं मैं गुस्से में नहीं हूं? किस किस को ये सुनने को मिला है? मतलब कम ऑन, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। अनलेस आप प्रॉब्लम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, सॉल्व कैसे होगी? सो कितने लोगों को ये सुनने को मिला है कि आप गुस्से में हैं, जबकि आप कहते हैं नहीं मैं गुस्से में नहीं हूं? हर आदमी को सुनने को मिला है। अच्छा, दूसरा बंदा क्यों कह रहा है कि भाई आप गुस्से में हैं? वो तो आपकी अंदरूनी कैफियत नहीं जानता है ना, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखता है, वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स को देखता है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है ना, उससे वो ये चीज़ परसीव करता है।
एंड अगेन देखें, सेम चीजें क्या सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं हर इंसान में? अगर मैं पूछूं खुशी को एक वर्ड में डिफाइन करें, सो क्या कहेंगे आपके? खुशी क्या है? एक्साइटमेंट, ठीक है। किसी फिजिकल चीज से बताएं, टेंजिबल चीज से बताएं, चलें। खुशी क्या है? स्माइल, स्माइल इज अ खुशी, ठीक है। और हैप्पीनेस, फ्लावर, ठीक है। कुछ लोगों को फूल देख के खुशी मिलती है, छोटे बच्चों के साथ खेल के खुशी मिलती है, किसी बड़े की खिदमत करके खुशी मिलती है, नमाज पढ़ के खुशी मिलती है, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्रेशंस है ना। बाज़ लोगों को उन चीज़ों से जिसको मेजॉरिटी जो स्टिमुलस है उनसे वैसा एक्सप्रेशन नहीं आता, ठीक है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसकी थिंकिंग जो अटैच होती है वो अलग होती है। कितने लोगों को सांप से डर लगता है? कितने लोगों को छिपकली से लगता है? अच्छा, वो तो सबको लगता है, ठीक। सो देखिए, खौफ जो एक इमोशन है वो अटैच है किसी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन से, किसी थॉट से। एक माइंड का एक स्कीमा होता है, उससे अटैच होता है। इसीलिए बाज़ औक़ात जब हमारे पास डिसऑर्डर्ड लोग आते हैं जिनमें कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर मौजूद है, सो उसमें उस जैसी चीज़, सिमिलर चीज़ पुराने इवेंट्स को रिकॉल करवा देती है। सो अगर मुझे मेरा कोई पुराना एक्सपीरियंस गुजरा है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से, तो अब ब्लू कोट से, ब्लू शर्ट से, अब ब्लू कलर किसी और वे में वही मेरी मेमोरी को दोबारा रिकॉल करवाएगा और मैं अभी कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन वही फिजियोलॉजिकल स्टेट को जीना, रिलिव करना शुरू कर दूंगा। ये PTSD के अंदर होता है। सो ये तीन Excuse me. Is it an interactive session? Can we just yes, it is an interactive Are we session. allowed to बिल्कुल interact? बिल्कुल, you can ask whatever the thing is, please. All right. So there is a lot of debate going on for the comparison that we have in between having a sort of pleasure Yes, and happiness. yes, Some relate pleasure as a very temporary sort of feeling that we come across and it vanishes away. yes. And Short acting. Short acting. And happiness is something which maybe the people think that it should be the goal of somebody, that if you get the happiness, utmost happiness. So how would you delineate it, and how would you just compare it? How would you compare pleasure and the happiness together? So you yourself answer the question that player is momentarily thing. It lasts for a shorter duration. Happiness is something that is supposed to last for a longer duration. But again, there is no such thing as happiness, complete absolute happiness. आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, with time उसका effect खत्म हो जाता है. Happiness is an aim of life, जिसके पीछे आप लाइफ में continuously move करते रहते हैं. आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एंड बाय अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स यू फाइंड प्लेयर. जो प्लेजर है वो कोई एडिक्शन तो नहीं है प्लेजर. अच्छा, प्लेयर में एडिक्शन नहीं है, बट एडिक्शन का ताल्लुक है प्लेयर से. एडिक्शन हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस जो प्लेयर और पेन दोनों से ताल्लुक रखता है. एक आदमी को लाइक अच्छी कारें, लग्जरियस कार्स का शौक है, वो भी एक प्लेजर है. वो एक प्लेयर है. अब लाइक वो हैबिट बन जाती है, हैबिट बन जाती है. और जब वो किसी चीज़ के मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पे अपनी चीज़ें बेच के अपनी बाकी लाइफस्टाइल पे फ़र्क डाल के वही सिर्फ कारें खरीदने में लगा हुआ है, जबकि उसकी बाकी सारे हालात ख़राब हो रहे हैं, उसे डैमेज हो रहा है ओवरऑल, तो वो एडिक्शन के पास, और वो अपने आप को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा है. देखिए, there are lot of differences between pleasure and happiness. Pleasure जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो इंसान के अपने अंदर होता है, वो अपने लिए होता है. मैं खुश हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है. हैप्पीनेस में सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, ये स्प्रेड करता है, ये जाता है दूसरों तक.
बाद औक़ात ऐसे भी हैप्पीनेस होती है जिसमें खुद मुझे तकलीफ हो रही होती है बट हैप्पीनेस उससे है कि अदर्स आर इन एक दो बात। दूसरी बात ये कि इनके न्यूरोट्रांसमिशंस में भी फ़र्क है। प्लेजर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है जबकि इसका हैप्पीनेस के ट्रांसमिटर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डोपामिन क्योंकि उसका न्यूरोट्रांसमीटर है तो यही न्यूरोट्रांसमीटर मे कन्वर्ट इनटू एन एडिक्टिव प्लेजर को। जबकि हैप्पीनेस भी एडिक्टिव हो सकती है लेकिन वो ये नहीं होता कि आप बढ़ाते चले जाएं। देयर आर पीपल हु आप देखिए ये है कि अगर कोई शख्स को आदत हो कि दूसरों को खुशियाँ देता रहे और अगली दफ़ा उससे ज़्यादा दे और उससे अगर उसको आप एडिक्शन कहते हैं तो एडिक्शन बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द एडिक्शन। प्लेजर में एडिक्शन हो सकती है। ब्रेन के सेंटर्स देखें, डोपामिन के भी 3-4 सेंटर्स हैं, 3-4 पाथवे, निग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, एचपी है, एक्सेस है और इस तरह से डोपामिन के भी एक्सेस हैं। उसका आगे जो वे ऑफ लाइफ है वो अपने आप को खुश करने वाला ज़्यादा रहता है, यानी वो काम भी ऐसे करेगा जिससे उसको ज़्यादा खुशियाँ मिले। आज सुबह मैं ये कह रहा था अपने बेटे से, वो भी शादीशुदा है, अभी सुबह बात हुई थी जी कि जब हम छोटे थे तो हम शायद साल में एक दफ़ा हम कोई इंटरटेनमेंट की बड़ी एक्टिविटी करते थे। हम चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे या घर पे किसी को बुला लेते थे या कोई और ऐसे पिकनिक टाइप की चीज़ कर लेते थे और हम इतना एंजॉय करते थे कि उसके बाद वो पूरा साल हमारे लिए कोटा पूरा हो जाता था। और यहाँ जब भी आओ तो ये कहते हैं कि चलें कहीं चलते हैं, मतलब वो पेट नहीं भरता, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी। दिस इज़ व्हाट प्लेजर इज़। और यही चीज़ जो है बढ़ती चली जा रही है इसके सेंटर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आपने बताया ना कि ये वीडियो गेम्स वगैरह हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी तो ये रह जाएगा। ये जो वीडियो गेम्स वगैरह हैं ये ह्यूमन इंटरेक्शन को, ह्यूमन टच को ख़त्म कर रहे हैं। तो ना इसमें एम्पैथी आ रही है, ना इसमें हैप्पीनेस आ रही है, सिर्फ प्लेजर होता है। और दूसरे आपका एक और बुरा काम ये कर रहे हैं कि इससे आपकी अटेंशन स्पैन कम हो रही है। आप जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से वो चीज़ हो, और ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि वो जल्दी से होता है, आप फ़ौरन करते हैं और यू एंजॉय, फिर उसके बाद दोबारा फ़ौरन टच करते हैं, कोई क्लिक दबाते हैं तो उसके बाद तो ये आपके अंदर बर्दाश्त भी ख़त्म हो रही है, आप वेट नहीं कर रहे। तो ये इस तरह से बहुत डिस्ट्रक्टिव गेम है, एक बात। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये जो हमारे इंजॉयमेंट का जो महवर है ना, अब वो सिर्फ एक रह गया है, वो है माइंड इज़ बेटर। एरिक बर्न की किताब है, शायद आपने पढ़ी हो, कई किताबें हैं उसकी। मेरी चीज़, मेरी सोच, मेरा गेटअप, मेरे बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरे कपड़े, मुझसे रिलेटेड चीज़ इज़ बेटर देन ऑल व्हाट यू हैव। ये हमारे सारा जीतने का जो कॉन्सेप्ट है ना, सारे प्लेस भी इसी पर हैं, सारी चीज़ों का अब ये महवर बन गया है। और ये हाईली डिस्ट्रक्टिव गेम है जो हम खेलते हैं, विच इज़ कॉम्पिटिटिव। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। माइक प्लीज़ मूव करिएगा। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल जनरेशन में, स्पेशली यंग जनरेशन में, हम लोग बहुत प्लेजर सीकिंग हो चुके हैं। बिल्कुल। हमारा जो गोल होता है, हालांकि कभी कभी प्लेजर सीकिंग में होता है कि उसके नेगेटिव आउटकम्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम यंग जनरेशन ने ये गोल बना लिया कि प्लेजर सीकिंग करनी है, मतलब प्लेजर पे पहुँचना, हैप्पीनेस आउटकम हमें नहीं रखा हुआ। तो इसका क्या हल हो सकता है? हम क्या इसको किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, इस हैबिचुअल चला आ रहा है? देखिए, एक बहुत छोटी सी या एक बेसिक लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, जो आप लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं कॉमन प्रैक्टिस में, और जिसे आप लोग रटाफिकेशन कहते हैं ना, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिहर्सल। रिहर्सल इज़ की फॉर एवरीथिंग।
आप जो चीज़ जितनी बार करते जाते हैं, जितना ज़्यादा करते जाते हैं, आपके साइनेप्टिक कनेक्शन न्यूरॉन्स के उनके कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं। जितने वो कनेक्शंस बढ़ेंगे उतनी मीन्स वो इन डेप्थ लर्निंग हो रही है। ये जो आज प्लेयर सीकिंग का जो एक बिहेवियर है, ये जो बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि आप पहले ही उसको करते हुए आ रहे हैं। आप उस बिहेवियर को डिफरेंट पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन से डिफरेंट चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होके उसको रोक सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये बढ़ता जाता है और एक लिमिट तक इस पर जाता ऐसे लिमिट पे पहुंच जाता है जब नेगेटिव आउटकम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो रोकने की कुछ टेक्निक्स हम आपको इसके एंड में बताएंगे, ठीक है। सो प्राइमरीली हम इमोशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Yeah, really sorry to interrupt. I guess the session is already being interrupted too much. But while we were at the topic of pleasure and happiness and addiction, like from in my limited experience, what I've found addiction is when you want your pleasure to be instantly gratified. Instant gratification of your pleasure is what leads to addiction. Otherwise, pleasure is not something that's a bad thing, or a fleeting moment of pleasure can also lead to happiness. And happiness, I think, it's a peaceful state of mind. You don't need to be always happy. You can't always be happy. Like, it's not humanly possible. But peace of mind is what like leads to happiness, I guess. और सेकंड चीज़ ये यूनिफैक्टोरियल चीज़ें नहीं होती, सिंगल फैक्टर एक चीज़ पे डिसाइड होती है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर, यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस और यू टॉक अबाउट एडिक्शन, उसमें सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे फुलफिल होने के बाद यू कैन क्लासिफाई समथिंग और लेबल समथिंग। सो वेरी मच राइट। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्राइमरी इमोशंस में हम लोग ये चार प्राइमरी इमोशंस, this is one of the classifications. There are more classifications. Primary emotions: bad, angry state, sad, glad and scared. ये चार basic emotions हैं according to one of them. And secondary emotions वो होते हैं जो इन primary emotions के consequence में develop होते हैं. So you feel sad because, for example, if your friend forget आपको बर्थडे विश करना भूल गया है तो आप सैड फील करेंगे, उसमें आप सैड फील करेंगे। देन क्या होगा कि उसके साथ आपका एक थॉट अटैच आएगा कि व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। आपका एक थॉट अटैच हुआ है, आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट में चेंज आएगा, आपकी बिहेवियरल स्टेट में चेंज आएगा। इफ़ दिस गोज़ अहेड और साथ में कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मौजूद हैं, पैटर्न ऑफ थिंकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो यू मे कंक्लूड कि भाई वो मतलब वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है या आपकी मीनिंग नहीं है लाइफ में, आपकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ेगा। सो अब जो फर्दर स्टेट्स आएंगी, ठीक है, वो सेकेंडरी इमोशंस की होंगी। किसी पे गुस्सा आना और उस स्टेट के अंदर चले जाना दो फर्क अलग हैं। सो सेकेंडरी इमोशंस आर स्टेट्स। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ होती है? सेकेंडरी इमोशंस में, जब वो आपके इंटरनल माइंड से निकल के वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रहे होते हैं। सो इफ़ आई फील कि मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है, आई फील स्केर्ड। अब अगर मैंने उस डर पे काबू पा लिया तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं डरा हुआ हूँ। बट अगर वो इमोशन मुझसे अनकंट्रोल्ड हुआ और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा एंड पीपल विल कम टू नो। सो ये स्टेट्स ऐसी होती हैं। कुछ इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, लव की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। अच्छा, इमोशनल स्टॉर्म क्या होता है? इमोशनल स्टॉर्म आप क्या समझते हैं कि क्या होता है? जी, An emotional outburst like that affects everyone around you. इमोशनल आउटबर्स्ट जो आपको आपके आसपास के लोगों को Yes. फर्क डालता है, और अगर वो इमोशनल आउटबर्स्ट सिर्फ आपको फर्क डाल रहा है तो That's also a bad thing because that can lead to cases like suicide or that sort of thing. So
क्या वो इमोशनल स्टॉर्म नहीं होगा? फर्क सिर्फ आपको डाल रहा है. Yeah, that can also be an emotional storm, but if we're working in a professional environment or we're working in a team, then harming yourself is one thing, but harming others around you, that's more of a hazardous Which emotion are you situation. talking about? It can be anger, aggression, or anything else. एंगर. हम जब इमोशंस में बात करते हैं तो एंगर पे ही बात क्यों करते हैं? Yeah, there also can be maniac happiness, like ठीक है, अगर हम देखें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को अभी छोड़ते हैं, अभी हम नॉर्मल बात करते हैं. ठीक है, अगेन डिसऑर्डर्स का मतलब है एक सर्टेन क्राइटेरिया को मैच करना, जबकि इमोशंस आर फॉर नॉर्मल पीपल एज वेल. सो ज़रा बताएं, जब भी इमोशंस की बात होती है हम लोग एंगर की बात क्यों करते हैं? आर देयर नॉट अदर इमोशंस नहीं है क्या सर? कोई भी इमोशन डिसरेगुलेटेड होता है, इवन लव, एग्रीड. लेकिन अगेन सवाल ये कि इमोशंस एंगर में हम लोग क्यों कहते हैं कि एंगर है? एंगर इज मोस्ट so a lady says कि anger is most acceptable emotion by whom? By us or by society? By society. By society it's the least accepted emotion. तभी तो जब गुस्सा किसी को ज़्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं? सर बहुत से और इमोशंस को भी गुस्से का नाम दिया जाता है और वो यूँ समझें कि रिप्रेस्ड होते हैं और सामने आइसबर्ग की तरह वो सामने नजर आ इट्स अ ब्लैंकेट. इट्स अ ब्लैंकेट जो हम हर इमोशन पे छुपा लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, और यही इमोशन है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है. इसीलिए जो नॉर्मल लैंग्वेज में पागल जिसे कहते हैं उसे कब कहते हैं? जब वो गुस्सा ज़्यादा करे, लिमिट से ज़्यादा करे. लव इमोशन एंगर में जा रहा होता है. तो बहुत सारे, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. आप अपने गिल्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप जेलिसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टेंट्रम्स या कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है आप उसको एक्यूरेट एनालाइज नहीं कर पाते और उसे प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो इन सब के लिए आप किस चीज़ का सहारा लेते हैं? एंगर का. ठीक है, इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा होता है. सो इमोशनल स्टॉर्म हर उस कैफियत का नाम है जो जिसमें सेल्फ कंट्रोल कम हो जाए और आपकी सेंसिटिविटी लेवल इंक्रीज हो जाए. यहां पर बेसिक वर्ड है क्या? सेल्फ कंट्रोल. देखें, इमोशनल स्टॉर्म्स, लव्स, बेसिकली ये जो टर्म कॉइन हुई थी स्टॉर्म एंड स्ट्रेस से, जो स्टैनले हॉल जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कॉइन की थी, और ये कॉइन की थी स्पेसिफिकली एडोलेसेंस के लिए, टीन एज के लिए, कि टीन एज का ड्यूरेशन या पीरियड वो इतने टर्मोइल वाला होता है कि उसमें आपको अपने लेवल्स में, आपके इमोशनल चीज़ों में हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एंड आपका वो टर्मोइल वाला पीरियड होता है. लेकिन इमोशन स्टॉर्म हर एज में पाया जा सकता है. डॉक्टर आतिल, एक फिनोमिना है बहुत ज़्यादा व्यूज़ होने लग गया है EQ का, इमोशनल जी, क्वोशिएंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. अब IQ के लिए तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स बना लिए गए और ये हुआ कि जी इन चीज़ों को आप सरपास करते हैं पैरामीटर्स को तो आपका IQ लेवल जो है वो इतना हो जाता है 40, 70, 80. क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया EQ के लिए बनाया जा चुका है या कोई इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, EQ के लिए देयर आर ऑलरेडी क्राइटेरियाज या क्राइटेरिया भी स्केल्स डेवलप हो चुके हैं जो EQ को मेजर करते हैं, और उसके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं. सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, सॉरी इट्स अ रिलेटिव ओल्डर कॉन्सेप्ट. अब तो उससे भी आगे कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो गए हैं, सोशल क्वोशेंट का, एडवर्सिटी क्वोशेंट्स का. सो साइंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करती जा रही है. हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, जबकि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा देर से आती हैं चीज़ें यहाँ पर. बट इमोशनल इंटेलिजेंस पे अब बात होने लगी है. डॉक्टर मोइन सर इस इमोशनल इंटेलिजेंस के मुतालिक आप लोगों को डिस्कस करेंगे. सो देखें, इम्पॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है लैक ऑफ
सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो अगर आप में नहीं होती है तो आप अपने इमोशंस में ड्राइव करते जाते हैं। अच्छा, ये होता क्या है सेल्फ कंट्रोल, डेवलप कैसे होता है? किसी चीज को पाने की चाह या किसी चीज से रुकने का नाम, ये कैसे आता है? आता कैसे है? ये एक्सपीरियंसेस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, सोसाइटी सिखाती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। जानवरों में सेल्फ कंट्रोल होता है? नहीं होता। क्या आप सर्टेन एनिमल्स को ट्रेन नहीं करते हैं? लर्निंग बिहेवियर से कंट्रोल आता है। देखें कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का ये स्ट्रक्चर, द फोरहेड, जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह है, ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक सिस्टम या एक एलिमेंट, एक सर्टेन न्यूरो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनहिबिटरी कंट्रोल सिस्टम। ये माइंड में जनरेट होने वाली इंपल्सिस को डैम्पन करता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ से किसी का पर्स उठा लूँ, कोई सोच आएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसा फ़ौरन से कर लूँ। ये सिस्टम यहाँ पर थॉट्स को फिल्टर किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो आपको जिसकी लर्निंग हुई है। बहुत सारे इलनेसेस के अंदर देखा गया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये वो पार्ट होते हैं जो आपके कंट्रोल का एलिमेंट करते हैं। जब ADHD की एक इलनेस है जिसमें ये देखा जाता है कि सिग्निफिकेंटली ये एरिया कम फंक्शन करता है बाकी जगहों पे, इसीलिए उन बच्चों में तेज़ी या चीज़ों को फ़ौरन से उठाने वाली हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इम्पल्सिविटी होती है, इतना ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एरिया डेवलप होता है एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स ये डेवलप होता है, जिस पे यहाँ पर यह मुकम्मल डेवलप हो चुका होता है बायोलॉजिकली, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स के कनेक्शंस लर्निंग की वजह से बनते रहते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। अगर हम इसको एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में देखें, देखें ये कैट का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। नकाग एक टाइप ऑफ नॉर्मल जो जिसे हम लोग कहते हैं मंकी, जो हमारे भी एरियाज में पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर। दिस इज स्पेसिफिक फॉर चिंपैंजी, द क्लोजली, जिसका माइंड स्ट्रक्चर सबसे इंसान से ज़्यादा रिजेंबल करता है, एंड देन इंसान का। किसका स्ट्रक्चर बड़ा है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किसका बड़ा है? इंसान का। आपको नहीं लगता चिंपैंजी का बड़ा है? सॉरी, सिर्फ आप इंसान है तो इसलिए आप अपने आप को प्रेफर करेंगे। देखें स्ट्रक्चर इंसान का बड़ा है क्योंकि कॉन्वोल्यूशंस मौजूद हैं, ये इसमें बहुत सारे मोड़ मौजूद हैं जिसकी वजह से ये कंपैक्ट शेप में आया हुआ है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके इमोशंस को रीजंस देता है, ये मेमोरी को देखता है, यहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, और ये आप में इनहिबिटरी कंट्रोल को डेवलप करता है। अगर न्यूरोबायोलॉजिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, ये चीज़ ठीक नहीं होगी, या यहाँ पर कोई पैथोलॉजी होगी, तो क्या होगा इशू कि इंसान में सेल्फ कंट्रोल कम हो जाएगा। और साथ में अगर आपकी प्रैक्टिसेस, आपके बिहेवियर्स ऐसे होंगे जिसमें जो यहाँ पर लर्निंग को इंक्रीज करेंगे, तो आपका सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस से बढ़ता जाएगा। जब आपका कंट्रोल, अच्छा ये सिस्टम जानवरों में क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये एक फाइट और फ्लाइट का कंडीशन होती है। जानवरों में या इनिशियल अगर जो आप प्रिमिटिव ह्यूमंस का ब्रेन देखते हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर्स लेस डेवलप हैं। ठीक है, साथ में एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन,
जो बहुत टाइम से बहुत सारे एनिमल्स के अंदर मौजूद है, लोअर एनिमल्स में भी, और उसका काम ये होता है कि वो खतरे को महसूस करता है, सर्वाइवल को डील करता है। सो जब आप कोई थ्रेट इम्पोज होता है आप पर, तो आप दो तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने वाली पोजीशन में आ जाती है और आप परसीव करते हैं कि या तो उस थ्रेट से को फेस टू फेस डील करना है, आइदर यू वांट टू फाइट इट और यू फ्लाई, आप वो इस जगह छोड़ के एस्केप कर जाते हैं इस बात पे सोच के कि ये प्रॉब्लमैटिक है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इमोशंस को डील करते हैं। देखें, न्यू कॉर्टेक्स वो पोर्शन है माइंड का, न्यू का मतलब न्यू, रिसेंटली, जो बाद में आया है, ठीक है। ये रैशनल थिंकिंग को करता है कंट्रोल। एक लिम्बिक सिस्टम है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट एमिग्डाला है जो कि फ्लाइट और फाइट को रिस्पॉन्ड करता है। अब ये इमोशनल स्टॉर्म होते क्यों हैं? कोई भी इमोशन इतना ओवरवेल्म क्यों हो जाता है कि आप उसमें बह जाएं या आप उसमें उस फीलिंग को कंट्रोल ना कर पाएं? दो रीज़न की वजह से। एक रीज़न क्या होता है कि आपका कंट्रोल कम हो जाता है, दूसरा ये कि आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप पीस में नहीं रहते, आप इरिटेबल फेज में रहते हैं। देखें, लोग होते हैं, अगर आप मजाक में किसी से आपका मजाक है, आप मजाक कर रहे हैं, तो वो भी उसको इतना बुरा नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वो किसी से लड़ा हुआ है, किसी बात पे उसका मूड खराब है, तो अब वो एक ऐसी स्टेट में होगा जिसपे नॉर्मल मजाक भी उसे भड़का देगा, एंगर आउटबर्स्ट ले आएगा। उस स्टेट को हम इरिटेबल कहते हैं, इरिटेबिलिटी। ये स्टेट इमोशनल स्टॉर्म्स में आती है इंक्रीज सेंसिटिविटी की वजह से। तो अगर आप एक लंबे ग्रीफ में हैं, ठीक है, आपने कोई लॉस हुआ है, उसके बाद ग्रीफ में है, अब वो इमोशंस आप में पाइल अप होते जा रहे हैं, आप उसे कंट्रोल करते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन वो इमोशन, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि बस बंद टूट गया, और आप पब्लिकली क्राई करने लग जाते हैं, जबकि पहले आप कोशिश कर रहे थे कि किसी क्लोज वन के सामने भी ना रोएं, ठीक है। और इश्यूज में एंगर की मिसाल सबसे ज़्यादा दी जाती है कि आप एंगर को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ों की डिसलाइकनेस बढ़ती जा रही है, प्राइमरी इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड एक लेवल पे जाके वो जब आपकी सेंसिटिव कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आप आउटबर्स्ट कर जाते। सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें होता है कंट्रोल का। दूसरा, न्यूरोसाइंसिस के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं एमिग्डाला हाईजैक। होता क्या है कि आप जो थॉट्स को, जो चीज़ों को रिसीव करते हैं, वो आपके एमिग्डाला के इमोशंस में जाते हैं जो प्रिमिटिव है, और वहाँ से जो ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, वो फोर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ। कोई चीज़, किसी ने कोई जेस्चर किया, ठीक है, वो मेरे माइंड में गया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है, अब वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है, डिसाइड करूंगा कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इग्नोर करना है, मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी ने कोई जेस्चर किया दैट इज़ फाइन, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, पैथोलॉजिकल या रिपीटेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स की वजह से, या तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर रिहर्सल बहुत हो, उसकी वजह से एमिग्डाला सिग्नल्स ब्रेन को नहीं भेजता, डायरेक्ट एक्ट कर देता है। सो इसे कहते हैं कि एमिग्डाला हाईजैक, के वो रीजनिंग वाले फेज को हाईजैक कर देता है। थॉट्स या जो इमोशंस होते हैं वो बिहेवियर में डायरेक्ट एक्सप्रेस होते हैं। और होता क्या है कि अगर कोई अब मुझे कोई जेस्चर करेगा, तो मैं बिना सोचे समझे कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, मैं उसको पे रिएक्ट कर जाऊँगा। ये बहुत सारी फेजेस के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए सडनली अगर आपको जो पैथोलॉजिकल, जिनमें डिसऑर्डर मौजूद होता है, PTSD, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि वो सिमिलर कलर को देख के रीज़न नहीं करेगा कि यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था ब्लू सूट में, अब मैंने किसी का ब्लू पर्स देखा है, तो वो रीज़न नहीं करेगा, डायरेक्ट वो
हाईजैक करके इमोशनल स्टेट प्रोड्यूस कर देगा फिजियोलॉजिकल, और आप वही एक्सपीरियंस रिलिव करेंगे। देखिए जर्नली इमोशन, जैसे मैंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट स्टैनले हेल, ये एक स्टेट का नाम है एडोलेसेंट का, उसमें उन्होंने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस के नाम से इसको नाम दिया था। बट इमोशनल स्टॉर्म्स हर एज में होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटीज और जिस चीज़ों को वो डील कर रहे होते हैं। तो जी चाइल्डहुड में इमोशनल स्टॉर्म्स होते हैं। कैसे, क्या क्या इमोशनल स्टॉर्म्स होते हैं? बच्चों में सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? सेल्फ कंट्रोल कम होता है, ठीक है, इस वजह से उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, उनमें टेंट्रम ज्यादा आते हैं, ठीक है। और वो बच्चों में एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर भी ज़्यादा देखा जाता है। एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर ये कि कोई चीज़ उन्हें डिस्टर्ब करती है तो वो उसमें गुस्सा करते हैं, शोर करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई उस पर डर जाए, सहम जाए, अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ दे तो हम कहते हैं ये इंटरनलाइजिंग बिहेवियर है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितनी जगहों पे देखी जाती है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानते। हर जगह हो रही है, ठीक है। आप लोगों के भी बचपन में ऐसे ही हुआ है? नीड्स जो है सडन जो है वो फौरन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उन्होंने जो मांगा है उनको अभी दे दें, और हम लोग काफ़ी हद तक दे भी देते हैं। क्या क्या कि ये बच्चा है। सोचे एक 40 साल का बंदा बोले कि मुझे अभी की अभी चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो उसको भी आप ये बोलेंगे ये बच्चा है। उसे क्या कहते हैं जी? यू हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। सो उसे हम इमेच्योर कहते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ों को समझता नहीं है, बेसब्रा कहते हैं, इमोशनल कहते हैं, ऐसे वर्ड से एसोसिएट करते हैं। वो अच्छा बच्चा है, एसोसिएट करते हैं कि जो बच्चा सब्र कर ले उसके साथ हम लोग वर्ड्स एसोसिएट कर लेते हैं। अच्छा देखें, याद रखिएगा, बिहेवियर्स, थिंकिंग, या जो ख़ास तौर पे जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो यूनिफैक्टोरियल, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपने टॉपिक पे एक एलिमेंट पे बात करते हैं, लेकिन उसमें सोसाइटी, कल्चर, उनका एनवायरनमेंट, दूसरों की साइकोलॉजी, दूसरों का बिहेवियर, ठीक है, साइकोपैथोलॉजी, इन सब एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। जब आप एज अ क्लिनिशियन देखते हैं, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो तब आप सिर्फ अपने एक फैक्टर पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। सो ये इमोशंस के लेवल में एक चीज़ है। सेकंड स्टेज आती है एडोलेसेंट की, टीन्स की। जी, टीन्स की ज़िंदगी कैसी है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ नज़र आते हैं, इमोशनल स्टॉर्म्स यहीं नज़र आते हैं। क्यों? हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उसका फिजिकल चेंजेस आते हैं। और आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे यहाँ जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, ज़ाहिर एक ट्रेनिंग होती है बिहेवियर की। इवन इन नेचर अ चाइल्ड डजंट स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द डे वन। वो पहले बैठना सीखता है, देन क्रॉल एंड देन ही और शी वॉक्स। द थिंग इज़ हम लोग पूरे एक टाइम तक एक बच्चे के उसको एज अ बच्चा ट्रीट करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर चीज़ की आदत डाल देते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन जब वो ग्रेड 7 में है, ग्रेड 8 में, हम लोग उसे एक अडल्ट की तरह बिहेव करना उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये एज अ सोसाइटी हमारी अपनी गलती है। या तो आप बिहेवियरल पैटर्न्स शुरू से बनाएं, या फिर एकदम से एक्सपेक्ट ना करें कि वो बंदा ठीक हो जाएगा। देखिए, ये एक एलिमेंट तो बिल्कुल ठीक है, एक एलिमेंट आपकी बात सही है कि प्रॉपर बिहेवियरल ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, ठीक है, चलें। लेकिन जिन सोसाइटी में प्रॉपर बिहेवियरल ट्रेनिंग मौजूद हैं, जहाँ पर मॉन्टेसरी के अंदर काउंसलर्स मौजूद हैं, पेरेंटल ट्रेनिंग करवाई जाती है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट मौजूद हैं, गाइडलाइंस बनी हैं, बुक्स बनी हैं, उन सोसाइटीज़ में एडोलेसेंट में क्या होता है? उसमें तो फिर ये नहीं होना चाहिए। इवन अगर वो यूनिफैक्टोरियल हो तो फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एडोलेसेंट की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है, प्रायर जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसके हार्मोनल सर्जेस आते हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा
उसकी फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज होने लग जाती हैं, प्यूबर्टी अचीव करता है, वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आता है, और जो इम्पोर्टेंट सबसे वाला है कि वो अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता है कि वो कौन है। ठीक है, इसीलिए वो स्टेज है आइडेंटिटी, सॉरी, रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का एक पूरा फेज होता है जिसमें आप अपने आप को चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, फिर डिसएसोसिएट करते हैं, फिर एसोसिएट करते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं। वो जानना चाहता है कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है। उसके अलावा इसी में क्योंकि फेजेस चेंज हो रहे होते हैं, आपके मूड चेंज हो रहे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं। ये सारे मसले इमोशनल स्टॉर्म्स में काउंट होते हैं। इसी स्टेज में इंसान सबसे ज़्यादा रिबेलियस होता है। अटेम्प्ट्स ऑफ सेल्फ हार्म इसी एज में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेल एडॉप्टिव बिहेवियर्स, रिस्की बिहेवियर, स्मोकिंग एंड अदर थिंग, ये सब इसी फेज में हो रहे होते हैं। After adolescent, the phase comes of early adulthood. Early adulthood 25 to 45, जिसमें रिलेशनशिप इश्यूज नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज में नज़र आ रहे होते हैं हर चीज़ में, और इमोशनल स्टॉर्म्स इसी एलिमेंट्स के होते हैं, आपके ज़्यादातर होते हैं रिलेशनशिप के। एंड देन आता है लेट मिड अडल्टहुड या मिड लाइफ क्राइसिस, जो 45 टू 65 का दौरानिया होता है। अब देखें, यू हैड एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी थी वो आपकी थी 15 साल से 45 साल तक। पहले चीज़ें आपको इतनी पता नहीं थी, इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप सोच ही रहे थे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आगे के जो 20 साल होते हैं 25 से 45 तक, आप आंख बंद करके चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, स्ट्रगलिंग फेज होता है। एंड अगर स्टेबिलिटी अचीव हो जाए, तो कुछ लोगों को ये ख्याल आता है कि शायद हमें ये नहीं चाहिए था जो आज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सो कल को 45 साल की उम्र के बाद अगर मैं साइकाइट्री छोड़ के सर्जरी में आ जाऊं, दिस मीन्स कि मुझे ये नहीं चाहिए था। ठीक, मैं स्ट्रगलिंग करता रहा बिना सोचे समझे, मुझे ये नहीं चाहिए था। और उस फेज़ को हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये क्राइसिस का फेज़ होता है जिसमें इंसान अपनी आइडेंटिटी जो उसने पहले बना ली होती है, जिससे वो पीस में आ जाता है, उसको दोबारा देखने लगता है। और ये डिप्रेशन, इसमें इस इमोशनल स्टॉर्म में डिप्रेशन, गिव अप, ये चीज़ें होती हैं। तो आपने मूवीज़ देखी हैं, उसके अंदर क्या होता है कि बड़े सक्सेसफुल लोग अचानक से सब चीज़ें होती हैं, किसी एक ट्रॉमा के बाद, ब्रेकअप के बाद, कोई और चीज़ के लॉस के बाद, चीज़ें छोड़ के कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं और फिर अपने आप को डिस्कवर करते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस का फेज़ होता है। एंड देन देयर कम्स अ फेज़ ऑफ ओल्ड एज, जो दुनिया में 65 के बाद आता है और पाकिस्तान में शादी के बाद आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में ये 50 के बाद आ जाता है, जिसे दुनिया अडल्ट या जवान कहती है, उसे हम लोग बुजुर्ग कहते हैं। सो ओल्ड एज के क्राइसिस क्या होते हैं, या ओल्ड एज के स्टॉर्म्स क्या होते हैं? लॉस, लोनलीनेस, और कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इरिटेबिलिटी भी आ जाती है। देखिए, मेजर इसमें क्या होता है कि एक इंसान ने अपनी लाइफ मुकम्मल तरीके से गुजार ली, अब उसके पास कहते हैं इन हैंड क्या चीज़ें, नंबर 1 जो उसने पूरी लाइफ में किया है, नंबर 2 जो उसके रिलेशंस हैं, नंबर 3 क्या उसका इंटरनल पीस है या नहीं। इस फेज़ में आके लोग रिटायर हो जाते हैं, मतलब जो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी गुजरी है ऑफिस में, वो ख़राब होती है। मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी ऑफिस लाइफ एक सोशल लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है। रिलेशनशिप्स में बच्चे बड़े होते जाते हैं, ठीक है, कोई एजुकेशन के लिए, कोई बाकी चीज़ों के लिए मूव करता जाता है,
और एक मेजर इशू क्या होता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए सो वो एक सीवियर लॉस होता है, रिलेशनशिप का खोना होता है। फिर एक और चीज़ है कि लॉस ऑफ वंस एबिलिटी भी होती है ना, एक इंसान की खुद की एबिलिटी ख़त्म नहीं होती लेकिन ख़त्म हो रही होती है, वो उतना अब पावरफुल, वो उतना बेहतर नहीं है, इसलिए वो स्टेज डिस्पेयर का, डिप्रेशन का ज़्यादा होता है। इवन अगर कोई अपने मकसद में फुलफिल भी हुआ है तब भी उसकी फिजिकल स्टेट और बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो इस स्टेज में ज़्यादा केयर की नीड पड़ती है जो दूसरे बंदे को देनी होती है। सो इसमें इंसान अपने इमोशन स्टॉर्म्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट एज अ केयर गिवर आप दूसरे के इमोशन स्टॉर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंपली प्रोवाइडिंग ड्यू केयर। And with that is end of part 1. Now second thing, इमोशंस के बारे में, इमोशन स्टॉर्म्स को कंट्रोल करने के बारे में पहला एलिमेंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है इमोशंस को जानना कि इमोशंस होते क्या है। नंबर 2, अपने इमोशंस को नाम देना प्रॉपरली, इसे हम कहते हैं इमोशन लिटरेसी, ठीक है, नोइंग अबाउट योर इमोशंस। सेकेंड, देर आर सर्टेन थिंग्स जिनको करने के बाद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल या बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। एंड फॉर दैट पार्ट आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर मोइन टू प्लीज टेक ओवर। इमोशंस हैं क्या? अभी डॉक्टर आतिर ने बहुत तफसील से इमोशनल स्टॉर्म्स पे बात की, लेकिन इसमें से आपने क्या ग्रैब किया कि इमोशंस क्या होते हैं और इनको अगर डिफ़ाइन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए तो कैसे करेंगे? हाउ वुड यू से दैट? कोई भी एक शख्स, कोई आप में से बताएगा कि इमोशंस क्या हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद, क्योंकि इन्होंने इमोशंस और फीलिंग्स को बताया था कि ये डिफरेंशियल चीज़ें हैं। एनीवन? माइक दे दें इनको। Emotions are something that we feel physically, cognitively and behaviorally. अच्छा देखिए, ये तीनों चीज़ें तो इमोशनली, जो कॉग्निटिवली और ये सब चीज़ें तो तकरीबन हम जितनी भी थिंकिंग होती है हमारी, उन सब में तकरीबन मोर और लेस मिलती जुलती होती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमोशंस हैं ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हो क्या रहा है। होते बेसिकली ये सिर्फ एक्सपीरियंशियल होते हैं। कोई शख्स आपको देख के ये बता नहीं सकता इन जनरल कि आपके क्या इमोशंस हैं, वो आप ही को पता है अंदर से। लेकिन इसके जो एलिमेंट हैं वो बिहेवियरल भी हैं और साथ में फिजियोलॉजिकल भी हैं। वो फिजियोलॉजिकल फीलिंग्स आपको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक इमोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तो हो गए आपके इमोशंस। इंटेलिजेंस क्या है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इंटेलिजेंस इज? Sir, in a normal chemical reaction, there are reactants and there is a catalyst. I would describe emotions as catalyst. किसी भी आप एक social situation में जितने emotions pour करेंगे उसके result से जो एक reaction आ रहा है, emotions basically catalyst होते हैं और उसको कौन से catalyst को कितना use करना है, that's emotional intelligence. ये इमोशंस की डेफिनेशन है, ठीक है, मोर और लेस कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपने उसको बहुत बेहतर तरीके से दीज वर्क एज ए कैटलिस्ट। Yes. लेकिन व्हाट इज इंटेलिजेंस? Sir, normally when we work with chemicals, हमें पता होता है कि ये वाला केमिकल है, इसमें ये कैटलिस्ट डालेंगे, रिएक्शन इतनी तेज़ी से होगा। नहीं, मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, इमोशंस की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इंटेलिजेंस इज। जहानत क्या चीज़ है? जहानत ये चीज़ है कि किसी भी सिचुएशन को रीड करके उसके हिसाब से आप आगे काम करें। वो एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी हो सकता है और वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। कोई और इससे बेहतर साइकोलॉजिस्ट है तो बता सकते हैं कोई? एनीवन? कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा कोई बात इस डेफिनेशन में? Capacity of cognition. Capacity of cognition for reasoning, perception, for reasoning, perception, behavior, anything.
we behave or we do. नहीं, कैपेसिटी क्या आपने कहा? Capacity of cognition for anything. कैपेसिटी ऑफ कॉग्निशन, ये कॉग्निशन की कैपेसिटी क्यों चाहिए होती है? क्या क्या वजह होती है जब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आप बनाने लगते हैं तो किस चीज़ के लिए ये आपको दो चीज़ें चाहिए? For problem solving. फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मेन पर्पस. प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं आप? कोई भी आप कहीं फंस गए कि ये मसला है, ये लाइट यहाँ से नहीं आ रही, करेक्ट करंट नहीं आ रहा, आपने अपना जहन इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने कहा कि अब आ गई लाइट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. वाई? आगे क्या है? We need a stability. That's why we have to solve the problem. Sir, problem solving, अगर हम we go as back as Darwin, so it's a necessary element to live, to survive in the world. You can't live without solving a problem. प्रोसेस ऑफ अचीविंग ए गोल बाय ओवरकमिंग. प्रॉब्लम सॉल्व उस वक्त करते हैं जब कोई हर्डल आता है, उसको हर्डल को दूर करने के लिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है. अब अगर आप दोनों को मिला दें, इमोशंस को भी और इंटेलिजेंस को भी, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, इसको फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इमोशंस ये डिटरमाइन करते हैं कि हम दुनिया को कैसे परसीव कर रहे हैं. आपने ये फिल्में तो देखी होंगी, हम सबने देखती. वही एक कैरेक्टर उसी तमाम गेटअप के साथ आप उसको बहुत एक दफ़ा हीरो के तौर पे आप देख रहे होते हैं और उसी कैरेक्टर को आपको, तो वो क्या चीज़ होती है जो कि आपको उससे एक सिनेरियो में आप उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दूसरे सिनेरियो में आप उससे नफ़रत कर रहे होते हैं. वो आपके अंदर के इमोशंस जो होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आप उसको कैसे देख रहे हैं. ये नज़र आ रहा है, ये आपको मुश्किल हो रही है. इसी के बेसिस पे हम अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीशंस करते हैं और जो सिग्निफिकेंट पर्सनल इवेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट डिसीशंस करते हैं. तो ये आपने दोनों चीज़ें परसीव कर ली कि व्हाट इंटेलिजेंस इज़, व्हाट इमोशंस आर. हाउ वुड यू डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस? अचीविंग गोल. अभी आपने इमोशंस की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखी, उसमें यह था कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ टू अचीव ए गोल. तो आपने गोल अचीव करना है. अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को सामने रखेंगे बाय यूजिंग इमोशंस. अब इमोशंस को देखते हुए, जैसे इन्होंने पहले एक बात कही ना कि इमोशंस वर्क एज ए कैटलिस्ट टू अचीव ए गोल. दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. सवाल ये आता है कि ये इमोशंस को यूज़ करते हुए इंटेलिजेंस किसी आप गोल तक कैसे पहुंचेंगे. ये थोड़े से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं जो शायद साइकोलॉजिस्ट हैं आपकी समझ में तो आ ही जाएगा. ये कि सबसे जो पहली चीज़ है कि आपको परसीव करना आना चाहिए. क्या परसीव, वैसे परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? एनीवन? परसेप्शन तो आपने पढ़ा होगा ना. परसेप्शन का तो एक पूरा चैप्टर है ना. क्या है? टू रिसीव समथिंग. अब रिसीव तो मैं ये भी कर रहा हूँ जो बाहर से आवाज़ आ रही है. रिसीव मैं वो भी कर रहा हूँ कि वो शख्स बाहर कोई गया इधर से उधर. इज इट परसेप्शन और इज समथिंग एल्स? यानी किसी के ये वर्ड्स भी को परसेप्शन ही है. यानी हम किसी के वर्ड्स को किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह रिसीव करें और किस तरह क्या कहा समझ- इन्होंने? यानी किसी की इंटेलिजेंस को हम किस तरह ले रहे हैं और किस तरह समझ रहे हैं. यस, समझना. सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन. सिर्फ आपने सेंसेशन सेंस तो कर लिया, लेकिन आपने उसको इंटरप्रेट भी कर लिया, तो इट बिकम्स परसेप्शन. अच्छा. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम यहाँ पर? बाय डू सम एक्शन. बाय
Do we bring some action? अपने इमोशंस को, आप इस वक्त कैसे इमोशन से गुजर रहे हैं, आप उसको, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप तेज़ हो गए थे बात करते करते, आपको नहीं पता चलता। लेकिन अगर आपको पता चलने लगे कि कब आप तेज़ हुए, कब आपके जेस्चर्स ख़राब हुए, कब आपकी ज़बान में तलखी आई, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपके अपने इमोशंस कैसे हैं। और अगर ये टेंडेंसी आप डेवलप कर लें दूसरों के इमोशंस को समझने के लिए भी, तो ये आपके लिए एक बहुत कमाल की बात हो जाएगी। तो परसेप्शन इज़ वन ऑफ द, परसेप्शन के बाद एक और भी एलिमेंट है आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिसमें आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तो बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई बताएगा व्हाट इज एसिमिलेशन? दो कॉन्सेप्ट थे, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन, याद है एनीवन? एसिमिलेशन कहते हैं कि आप किसी नए कॉन्सेप्ट को जब सुने समझें तो अपने पुराने कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ से रिलेटेड जो आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, उसमें उसको कैसे इंटरप्ले करेंगे, कैसे उसके साथ जोड़ेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो एक नई इंफॉर्मेशन उसके साथ एडअप हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। यहाँ अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो कीपिंग वंस ओन इमोशंस इन अलाइनमेंट विद अदर। अब आप जब आपको ये पता हो रहा है कि आपके इमोशंस कैसे हैं और आप उसको परसीव कर पा रहे हैं, अभी कंट्रोल की बारी नहीं आई है, एट द सेम टाइम आप दूसरे के इमोशंस को भी समझ रहे हैं और उसे देख पा रहे हैं कि अब वो किन इमोशंस से गुजर रहा है परसेप्शन के अंदर, तो आप अपने इमोशंस को उसके साथ अलाइन करें। ये दिस अलाइनमेंट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये जब दो चीज़ के पास हो जाएंगी कि इस स्पेसिफिक इमोशंस में या इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में किसी शख्स के इमोशंस की नेचर क्या है, किस तरह के इमोशंस वो देता है, उसके चेहरे पे कंफर्टेबल होता है वो, या टेंस हो जाता है, या उसकी भवें ऊपर हो जाती है, या यूँ करके देखने लगता है, या उसकी नाक सिकुड़ जाती है। जब आप ये इमोशंस समझने लगे कि इस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ये हो गया और उसकी वजह ये रही, और उसके मूड या इमोशंस कैसे वक्तन फ़वक्तन ट्रांजिशन में जाते रहे, तो क्या होगा उसके नतीजे में? आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली दफ़ा जब आप इससे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या करेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? दिस विल बी द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अवर इमोशनल इंटेलिजेंस कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन, एसिमिलेशन एंड देन अंडरस्टैंडिंग। और यही अंडरस्टैंडिंग जो है रेगुलेट करती है कि आप अपने इमोशंस को दूसरे के इमोशंस के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं किसी ख़ास इन्वायरमेंट में, और दोनों तरफ। और फिर जब आपको कंट्रोल करना आ जाता है तो यू बिकम एबल टू मैनेज द इमोशंस। और इमोशनल मैनेजमेंट अगर आ गई तो वो कहते हैं कि इमोशंस एक ऐसी सवारी है या ऐसा घोड़ा है कि जब तक आप इसे कंट्रोल करके, ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको इसको कंट्रोल करना आता हो। आप इसकी बागें जो है सही तरीके से खींच सकते हो या ढीली कर सकते हो, या आपको मंजिल। और अगर आपने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हरकत की तो क्या करेगा वो घोड़ा? पटक देगा। दिस इज़ व्हाट इमोशंस डज। जो जितने भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो मैरिटल रिलेटेड हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उनकी बुनियादी वजह यही है कि यू आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट योर इमोशन विद द अदर्स। ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना दूसरे के। इमोशनल लिटरेसी का इशू है।
यही वो डेफिनेशन थी ना, सॉल्व करना प्रॉब्लम को। तो ये दिस बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, सिंपल वर्ड में ये है, आपको अपनी अवेयरनेस हर वक्त हो कि इस वक्त मैं कैसा हो रहा हूँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज कितनी सख्त है, मेरे चेहरे के क्या इमोशंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं। सेल्फ मैनेजमेंट आ जाएगी, सोशल अवेयरनेस आ जाएगी, तो नतीजा क्या होगा कि रिलेशनशिप आप मैनेजमेंट सीख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक एक करके मैं आपको नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को आपको पता हो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। नोबडी इज़ डिवॉइड ऑफ वीकनेसेस, नोबडी हैज़ ऑल द स्ट्रेंथ्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। इस वक्त क्या, जो इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या चीज़ चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि किस वक्त इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, अब वो सिचुएशन चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो सिचुएशन कोई प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई टीचिंग एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कोई और अगर आपको ये पता है कि इस वक्त की नीड क्या है। बाज़ औक़ात लोग जो है वर्कशॉप्स में, मैं अपनी इस एग्जांपल देता हूँ, वर्कशॉप में आते हैं और लेक्चर सुन के चले जाते हैं, तो आर दे एबल टू क्लैरिफाई द नीड ऑफ द सिचुएशन? क्योंकि वो वर्कशॉप में आए हैं तो इस नीयत से आना चाहिए ना उन्हें कि अब उन्हें बोलना भी होगा। लेकिन अगर आप बैठ के सिर्फ सुनते रहें तो यू आर नॉट क्लैरिफाई, यू हैव नॉट क्लियर अबाउट द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। कीपिंग वंस इनर टू रिलेट विद द पीपल, अपने आप को, अपने इनर को आप रिलेट करें कि इस वक्त दूसरा शख्स, सामने वाले शख्स ही, उसका मूड ख़राब है, आप चले गए, कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि सर का मूड कैसा है, फिर जाएंगे, फिर जाके बात करेंगे, या मैडम का मूड कैसा है, फिर जाके बात करेंगे, या किस वक्त बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पर। अब इस वक्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वाइस चांसलर किसी पॉलिटिकल इशू में उलझे हुए हैं और आप जाके वहाँ पर कोई उससे डिमांड कर देते मेरे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर नहीं है, व्हाट विल हैपन? नतीजा क्या होगा उसका? वो मिलेगा, बल्कि अगर मिलता हुआ भी होगा तो उस वक्त उसका मूड ख़राब हो जाएगा कि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ और ये इसको। तो यू हैव टू सी व्हाट इज़ द मूड, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं कि उसका मूड कैसा है। अपने आइडियाज़ को ज़रूर, मगर ऑब्जेक्टिवली, दिल में ना लेके बैठे रहें और फिर तशनगी के साथ चले जाएंगे, हम तो बोल ही नहीं सके, और बाद में कहते हैं कि मैं तो ये कहता, मैं तो ये कहता। वो बाद में नतीजा होता है कि वो आपने उस वक्त तो कहा नहीं जब इस वक्त कहना चाहिए था। अपने आइडियाज़ को पहले राइट करें कि आपको लिखना, पहले लिखें कि आपको बोलना क्या है और उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, और उन्हीं आइडियाज़ को ख़ुद भी क्रिटिक करें ताकि आप सही तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकें। दूसरे के आइडियाज़ को आउटराइट रिजेक्ट ना करें, बल्कि उसमें से कॉमन ग्राउंड तलाश करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनके इसमें ऐसी लग रही है, जो आपके आइडियाज़ से मैच नहीं कर रही, तो आप उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि देखें कि हो सकता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम ऑब्जेक्टिवली, जो पहली बात थी। पैरानाइड होके ना जाएं, पहले से किसी के बारे में प्रीसेट माइंड के साथ ना जाएं, ये सोच के जाएं कि अच्छा होगा, अच्छा देखिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मेरे पास एक फीमेल आती है, मैरिड है और इस वक्त सेपरेटेड है आजकल। वो ये कहती है कि मेरा शौहर जो है मेरा ख्याल बहुत रखता है, मुझे घुमाने भी लेके जाता है, मुझे पैसे भी देता है, मुझे ये भी करता है, मुझे और लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, ये ख़ास सिचुएशन में, वो अपनी अम्मा का साथ देता है और मुझसे लड़ लेता है, मुझे गुस्सा कर देता है। तो फिर इसको क्या सलूशन? मैंने उसको ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम, उसके शौहर का नाम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अदील है, अदील कोई और तो नहीं है ना यहाँ अदील जो है तुम्हारे शौहर का नाम है, उसमें से एक पॉजिटिव अदील है, एक तुम्हारे लिए नेगेटिव अदील है।
तो एक अदील 1 कर लो और एक अदील 2 कर लो। तो जब भी बात किया करो अदील 1 से किया करो, अदील 2 से मत किया करो, बात ही मत किया करो, उस वक्त खामोश हो जाया करो। तो यू विल बी एबल टू एड्रेस द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट पर्सन। जब आप पॉजिटिव साइड से बात करेंगे तो आपके इमोशंस कैसे होंगे? पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि आप एक पॉजिटिव साइड से बात कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा कि वहाँ से रेसिप्रोकेशन क्या होगी? वो भी पॉजिटिव होगी। तो उसको आप अदील 2 आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अदील 1 है। आहिस्ता आहिस्ता वो अदील 1 मैक्सिमाइज होता चला जाएगा और वो पूरी आपकी ज़िंदगी पे छा जाएगा। तो दैट विल बी ए पॉजिटिव 1। तो ये एक्सपेक्ट पॉजिटिव, डेवलप एंड प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बी गोल ओरिएंटेड। कोई भी ज़िंदगी का लम्हा आपका ऐसा नहीं हो जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो रहा हो। कोई भी ज़िंदगी का लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप बेकार बैठे हों। आप अच्छा, बेकार बैठना गोल ओरिएंटेड है या नहीं? बेकार बैठना गोल ओरिएंटेड है या नहीं? सर लेयर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें हम जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी कुछ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमें जो हमारा गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए फ्रेश करती हैं और अच्छे तरीके से उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। जब आप लेजर टाइम एक्टिविटी या फारिग बैठे हुए होते हैं, वो फारिग भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उस वक्त भी एक गोल आपके ज़हन में होता है कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो फरागत या जो है वो बेकार बैठना नहीं होता, वो भी बहुत काम का बैठना होता है। एंड देन रेशनल डिसीशंस। ये क्या होते हैं रेशनल डिसीशंस? एक शौहर ने रोज़ रोज़ की झगड़े से तंग आके अपनी बीवी से कहा कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने जो फैसले हैं ना वो सोच समझ के अकल से करने चाहिए। तो बीवी ने कहा नहीं, इस तरह तो तुम जीत जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बी माइंडफुल। मोरालिटी क्या है? व्हाट इज़ मोरालिटी? मोरालिटी है वो असूल जिसकी बुनियाद पे हम अपने, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स एज वेल। मोरालिटी वो असूल हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने रवैयों को बेस करते हैं कि मैंने उस शख्स के साथ ये बात या उस शख्स की इस बात का जवाब इसलिए ऐसा दिया कि उसके पीछे मेरा कोई असूल था। वो असूल मोरालिटी है। या मैंने कोई भी रवैया इख्तियार किया, उसके पीछे ये वजह थी, ये असूल था। तो ये असूल जो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, दिस इज़ कॉल्ड मोरालिटी। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे लिए प्रोफेशनल सेटअप में या किसी भी सेटअप में बना दे, बिजनेस सेटअप में, और हमें उसे फॉलो करना हो, तो वो क्या होगे? वो एथिक्स है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। तो मोरालिटी की जो मैच्योर मोरालिटी क्या है? कोई इमैच्योर मोरालिटी भी होती है। एक साइकोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट कम सोशियोलॉजिस्ट, उसने बहुत ही ब्रॉड सी डेफिनेशंस बनाई और उसने कहा कि देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और उसने कहा कि अगर हमारा रवैया या हमारे रिस्पॉन्सेस बेस करते हैं इस बात पर कि हमें इससे फ़ायदा होता है, हमें इससे कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो हम वो रवैया अपना पुख्ता कर लें। और जिस रवैये में हमें पनिशमेंट मिले, सज़ा मिले, प्रॉब्लम आए, वो रवैया छोड़ दें। जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो ये कहते हैं कि ये रवैये, ये जो मोरालिटी का प्रिंसिपल है, जिसमें हम वो रवैये जिसमें हमें रिवॉर्ड मिले हम वो तो अपना लें और पनिशमेंट वाले रवैये छोड़ दें, तो ये मैच्योर मोरालिटी नहीं है। रीज़न ये है कि ये वाली मोरालिटी के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों पे शाबाशी ही मिलती रहे और मुश्किल काम करना
जिसमें प्रॉब्लम हो, जिसमें तगो दो हो, जिसमें आपको हर्डल्स पेश आए, वो छोड़ दें। यही है ना। तो वो कहते हैं कि जानवर और छोटे बच्चे इसी असूल पे काम करते हैं। इससे जो बेहतर मोरालिटी का स्टेज है वो कहलाता है जिसमें जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मोरालिटी उनकी, वो कौन से रवैये अपनाते हैं? जो टीनेजर्स हैं वो रवैये अपनाते हैं जिनको वो अपना आइडियल बनाते हैं। चाहे वो कोई हीरो हो, मैं सलमान खान की तरह चल रहा हूँ, उसकी तरह की टाई मैंने लगाई हुई है, या कोई फीमेल, कोई, या कोई हो सकता है कोई हिस्टोरिकल हीरोज़ भी हो सकते हैं, कायद-ए-आज़म है या वटएवर। तो वो कॉपी करें कि फ़लाना शख्स ने ऐसा किया, मेरे जिसको मेरा आइडियल था, मैं भी उस सिचुएशन में वैसे ही करूँगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सेकंड स्टेज ऑफ मोरालिटी, इसके स्पेसिफिक नाम है। और दैट इज़ अगेन इज़ नॉट मैच्योर। देन व्हाट कुड बी द मोस्ट मैच्योर मोरालिटी आपकी नज़र में? इससे कोई बेहतर स्टेज हो सकता है? पहला तो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे बेस करता है कि जिस स्टेज पे, जिस चीज़ से आपको, जिस रवैये से नुकसान हो रहा हो, आपको कारोबार में नुकसान हो रहा हो, या तो बस वो असूल बना लें जिससे फ़ायदा हो, चाहे झूठ बोलना पड़े चाहे सच बोलना पड़े। ऐसे ही है ना, बस फ़ायदा लेना है तो दैट इज़ ऑल राइट, ये असूल है। या जिससे मैंने, जो मेरा उस्ताद था उससे मैंने सीखा, मैं उस्ताद की तरह ही करूँगा, दैट इज़ इट। ये वाला बेहतर स्टेज है, या इससे भी बेहतर कोई हो सकता है? इससे आप स्कूलों को बढ़ाते हैं। वो ये कहता है कॉलबर कि सबसे ज़्यादा मैच्योर स्टेज ऑफ मोरालिटी ये है कि मैं ये ना देखूं कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मैं ये भी ना देखूं कि मेरा आइडियल ये करता था या नहीं करता था, बल्कि ये देखूं कि सोसाइटी का ग्रेटर इंटरेस्ट किस में है, किससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को मिल सकता है, वो रवैया अख्तियार करूँगा, चाहे मुझे उसमें तकलीफ़ हो, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मुझे बुरा भला कहे, लेकिन काम मुझे वो करना है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट जाए, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो ये आपको याद है जब सर सैयद अहमद ख़ान वो जो अलीगढ़ का वो बना रहे थे अपना यूनिवर्सिटी, तो किसी ने कहा कि मैं आपको फ़ंड देता हूँ मगर एक शर्त है कि आप मुझे नाच के दिखाएं रेलवे स्टेशन पर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नाच लूँगा, मुझे तो एक बहुत बड़े काम के लिए करना है, बताएं कोई नाच सकता है, कोई इतना बुज़ुर्ग आदमी। लेकिन उन्होंने उस बड़े मकसद को सामने रख के एक छोटा सा काम कर लिया जो गलत था असूलन देखा जाए, अगर वैसे देखा जाए। अच्छा, एक और भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एक आदत है कि वो नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक वो कुछ भी हो जाए, क़यामत आ जाए, वो तिलावत करते हैं कुरान शरीफ की। व्हाट अ ग्रेट थिंग। मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो मज़हबी लोग हैं वो तो कहते हैं कि इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता कि चाहे क़यामत आ जाए, लेकिन मुझे ये करना है। तो एक दफ़ा ये हुआ, और ये मेरे सामने की बात है, कि उनके भाई की शादी थी और उन्हें बारात को कराची आना था और वापस जाना था, और वो उनके इंतज़ार में बैठे रहे कि भाई खुदा के लिए ये आज छोड़ दो। तो व्हाट वुड बी द बेटर मोरालिटी? क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था? उसको छोड़ देना चाहिए था ना, कि भाई ठीक है आज के लिए, क्योंकि ग्रेटर इंटरेस्ट देखना चाहिए था उसे पूरी फैमिली का, रादर दैन डूइंग दिस। तो दिस इज़ व्हाट मोरालिटी इज़। ये रिफ्लेक्टिव होना क्या होता है? Excuse me, sir. I want to ask, is mature morality is good for us? क्योंकि अगर हम हमेशा ही mature morality लेके रखेंगे और उससे तो हमारा मुस्तकिल लॉस होगा, तो बैक टू बैक हमारे लॉसेस होंगे, तो फिर तो mature morality हमें बैडली इफ़ेक्ट करेगी बजाय हमें पॉजिटिविटी पहुँचाए। किसको बैडली इफेक्ट करेगी? ओन सेल्फ, माई सेल्फ। तो मेरी ज़ात मेरा फोकस तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, तो मैं हर बार तो मैच्योर मोरालिटी नहीं रख सकती अपने पास। नहीं, आपका सवाल ये है कि अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है और मैं उससे मुतासिर हो रहा हूँ बहुत नेगेटिवली, क्या मुतासिर हो सकते हैं?
नो सर, आई वांट टू आस्क कि मुझे नुकसान हो, यही कह रहे हैं ना कि मेरा पर्सनल नुकसान हो रहा हो लेकिन मैं जी। मोरालिटी के हायर लेवल पर हूँ, जी बिल्कुल। यही है ना। जी, तो वो एग्जाम्पल बताएं कि क्या हो रहा होगा मुझे। मे बी सम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो कि मेरे लिए जो है बहुत परफेक्ट ना हो और मैं उसे फॉलो नहीं करना चाह रही हूँ। ये मुझे एग्जाम्पल बताएं ना, कोई आपके जहन में एग्जाम्पल होगी जिसकी बुनियाद पर आपने ये सवाल किया, वो बताएं। मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मुझे जी। रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, जैसे- मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, यही सब कुछ है। जी आते रहे यहाँ कहीं, चला गया। अभी किसी ने यहाँ बताया था, आपने बताया था, इन्होंने बताया था कि रेस्ट और बेकार बैठना क्यों ज़रूरी है। क्या मकसद था उसका? इसलिए कि वो बेकार भी जब आप बैठे हुए हैं तो जब आपकी सेहत बुरे तरीके से बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है और आपको एक बहुत मकसद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बड़े मकसद को हासिल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या आएगी? तो यू हैव टू बी, जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इससे रिलेट तो करता है, लेकिन ये है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा मकसद हासिल करना है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत को भी अपने आप को तैयार भी तो करें ना, गेटिंग रेडी फॉर दैट पर्पस। ठीक है, चाहे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो तो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अगर मैं उसके लिए मैं खुद अफेक्ट हो रहा हूँ, मेरी सेहत अफेक्ट हो रही है, तो दैट विल बैडली अफेक्ट दी अल्टीमेट पर्पस एज वेल। तो लिहाजा ये भी पॉसिबल है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। रिस्पेक्ट द पीपल एंड देयर कंफर्ट जोन्स। ये कंफर्ट जोन क्या है? कोई जगह है जहाँ पर वो बैठा होता है या अपने गिर्द कोई वो बना लेता है, क्या कंफर्ट जोन क्या है? सॉरी, हमारी बाउंड्रीज, मेरी अपनी बाउंड्रीज जिसके अंदर रह के मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, कंफर्टेबल रह के। तो लोगों के उस कंफर्ट जोन का ख्याल रखें। बी अलर्ट टू सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल क्यूज़ जो इर्द गिर्द से आ रहे हैं। अगर आपको अपने लेक्चर के दौरान नज़र आ रहा है कि कोई शख्स मुसलसल सो रहा है, तो क्या मतलब होगा? उसकी आंखें बंद हो रही है बार बार, नहीं यहाँ नहीं कोई सो रहा तो क्या, क्यों वो अलर्ट रहना क्यों ज़रूरी है? इस बात की क्यों अलर्ट रहना ज़रूरी है कि आपके लेक्चर के दौरान या आपके सेशन के दौरान कोई शख्स जो है वो बार बार उसकी आंखें मिच रही हैं, फिर वो उठ के बैठता है, फिर देखता है, आंखें खोलता है, यूँ करता है। क्यों ज़रूरी है ये मालूम करना या इसके लिए अलर्ट रहना? सर बिकॉज आप एक लेक्चर दे रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो ये है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस या एनी काइंड ऑफ यू कैन से एजुकेशन आप आगे ट्रांसफ़र कर सकें। अगर कोई सो रहा है तो वो आपका अल्टीमेट कॉज तो पूरा हो ही नहीं रहा। सो इट्स बेटर टू चेंज योर वे और स्टॉप Yeah. दैट लेक्चर, हाँ, कंप्लीट दैट एक और भी चीज़ है कि अगर वो सो रहा है और उसके सोते देख के मुझे गुस्सा आ गया कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं लेक्चर दे रहा हूँ या सेशन दे रहा हूँ या कोई टॉक कर रहा हूँ और वो शख्स सो रहा है, तो क्या होगा? एक इमोशनली इंटेलिजेंट शख्स क्या करेगा? डिसइंटेलिजेंट शख्स जिसको इमोशनल लिटरेसी नहीं होगी, सर ही वुडंट केयर, हाँ, ही वुडंट केयर अबाउट इट। उससे देखें ना, अभी इन्होंने डॉक्टर आतिफ ने बताया ना कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ही मे बी एंग्री। नतीजा क्या होगा कि वो सारा इफ़ेक्ट जो बाकी लोग तो उसको सुन रहे हैं ना, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लिहाजा या तो उसको इग्नोर कर दें या फिर ये देखें कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद माय प्रेजेंटेशन, कि वो शख्स अलर्ट नहीं है, तो उसको फिर आप, और इट कुड बी कि वो उसके अपने कंफर्ट जोन में रात का जागा हुआ हो सकता है, वो मजबूरन लिहाज में आ गया हो, अगर डॉक्टर मोइन ने बुलाया है, बुरी बात है, माइंड कर जाएंगे। इट कुड बी द रीज़न। आप तो ऐसा नहीं कर रहे ना। एंटिसिपेट थिंग्स, इवेंट्स, बिहेवियर्स एंड सो रिहर्स। तो प्रिपेयर करके जाना चाहिए कहीं भी कि क्या सवाल किए जा सकते हैं, जैसे वाइवा में प्रिपेयर करके जाते हैं ना, इस तरह किसी भी सिचुएशन के लिए कुछ लोग प्रिपेयर करके जाते हैं लड़की देखने, लड़के वाले, कि भाई क्या करना है, क्या पूछना है, उसको क्या आता है, तो वो
जनाब वो ये भी देखते हैं, मैं किसी एक का वो एक की तरफ इशारा नहीं करूँगा लेकिन वो मुझे लेडी ने आके, फीमेल ने आके बताया कि मुझे देखने आई एक फैमिली और उन्होंने कहा कि ज़रा आस्तीन ऊपर करो, मैं तुम्हारी कोनियाँ देखना चाहती हूँ कितनी साफ है कि नहीं है, और अपने पाँव जूते उतारो, ज़रा दिखाओ कि तुमने पाँव तुम्हारे कितने क्लीन रहते हैं या नहीं। यानी दिस इज़ वन थिंग। तो वो ये तो खैर एक मजाक की बात है, लेकिन जब कभी भी किसी सिचुएशन में जाएँ तो यू बी केयरफुल कि आप क्या बातें करनी है आपने और उसको कैसे सीक्वेंस करना है। लर्न टू वर्बलाइज गुड वन परसीव्स इन अदर्स। ये जो मैंने आपको बताया था ना, रिफ्लेक्टिव होना, वो ये आखिरी जो है ना, ये मिलते जुलते हैं कि जब आप किसी भी सिचुएशन से आप ओवरकम हो करके चले जाते हैं वापस बैक टू होम, तो ज़रूर उसके ऊपर या तो डायरी लिखें या अपने रात को बैठ के सोचें कि उसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उसमें क्या और अच्छा हो सकता था। रिफ्लेक्ट बैक करें और उससे आपने क्या लर्न किया और उसके बाद आपकी ज़िंदगी पे उससे क्या नए असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको रिफ्लेक्टिवली इवेलुएट भी करें अपने आप को, दूसरे को, और एट द सेम टाइम उससे लर्न करें कि आपकी ज़िंदगी में इस प्रैक्टिकल ये जो एक्सपीरियंस हुआ है इससे क्या चेंजेस आ सकती हैं और आइंदा के लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो यही वो चीज़ है, लर्निंग भी, रिफ्लेक्टिव होना भी। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैच्योर डिफेंसेस। ये मैं फिर किसी वक्त और करूँगा बिकॉज टाइम इज़ गेटिंग। किसी को अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैच्योर डिफेंसेस क्या होते हैं, कोई अगर बताना चाहे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन इट्स आई लाइक टू डिसएग्री विद यू ऑन समथिंग। और आपने बात की थी कि वो एक बंदे की मिसाल दी थी कि कुरान पढ़ा होगा उस वक्त बैठकर एक जगह पर जबकि उसके घर में शादी चल रही है। तो आई लाइक टू से कि मज़हब कह सकता है कि वो कुरान पढ़े उस वक्त बैठ कर उठे और अपने घर वालों की मदद ना करे, लेकिन अगर हम दीन को देखें तो दीन कहता है कि डूइंग द राइट थिंग, और सिर्फ राइट थिंग ये होगी कि वो उठे और घर वालों की मदद करे और वट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन दैट सिचुएशन। तो दीन जो है वो कॉमन सेंस है, बेसिकली इट्स वेरी वेरी क्लोज टू कॉमन सेंस। और वो ये कहता है कि उस वक्त कुरान पढ़ना, उस वक्त बैठ कर इट्स नॉट रियली द राइट थिंग टू डू, और सब ये होगा राइट थिंग करना कि वो उठे और हेल्प करे और वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लेकिन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यानी आप क्या चाह रहे हैं कि उस वक्त बेहतर मोरालिटी क्या होगी, वो कुरान पढ़ता रहे, या कुरान की तालीम ही ये है कि वो उस वक्त अपने घर वालों दैट इज कुरान की तालीम ये है कि अपने घर वालों की हेल्प करे उस वक्त एंड डूइंग द राइट थिंग टू। लेकिन अगर किसी ने मोरालिटी में सीखा ये हो कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हाउ विल यू कैटेगराइज दिस स्पेसिफिक बिहेवियर? We would just say कि उसकी morality में यहाँ पर फ्लॉ है, but there is nothing to do with religion and yeah. So thank you. सर मुझे भी आना वो पूछना था, आपने एक एग्जाम्पल दी थी कि एक हस्बैंड अब वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी मदर का साथ देता था जब उनकी लड़ाई होती थी। मतलब आपने उसमें ये बताया था कि वाइफ को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखे। तो ये थ्योरेटिकल नहीं है क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो ये नहीं होता, एक बंदा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ हम उसके अंदर पॉजिटिव ही चीज़ देखें, क्योंकि फिर ये तो नॉर्मल लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कि ये हो सकता है कि हम एक बंदे के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही देखें और नेगेटिव चीज़ को इग्नोर कर दें। कोई इसका जवाब देगा? आप दे दें। कौन देगा इसका जवाब? इसका जवाब आप देंगे? अच्छा जी। सर अकॉर्डिंग टू मी नेगेटिविटी तो हर पर्सन में होती है। अगर आप हर पर्सन की नेगेटिविटी को देख के एक रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर दोगे या काइंड ऑफ, तो द वर्ल्ड वोंट सर्वाइव। तो ये कि अगर आप उससे एड्रेस करें, उसके उस एरिया से या उसके उस कंपोनेंट से, उस शख्स के उस पहलू से जिसमें वो आपको पॉजिटिव, क्योंकि जब आप किसी से बात करते वक्त पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो बहुत कि उसका पॉजिटिव ही आउटकम आए। सर लेकिन अगर आप सर एक्सक्यूज मी, बैक हियर, आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है? अच्छा, द थिंग इज हम लोग, आई कम्प्लीटली अग्री कि हमें एक
चार्ट बना लेना चाहिए कि वी शुड टॉक टू द पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिविटी को इग्नोर करें. बट इन अ वर्ल्ड वेयर people like Zahir Jafar and the recent case where a husband killed his wife and उसको बाथटब में रख दिया, जहाँ पे एक हमारी सोसाइटी में हम कंटिन्यूसली नेगेटिविटी को इग्नोर भी कर रहे होते हैं और उसके नेगेटिव आउटकम्स आते हैं. तो वहाँ पे आप कैसे कहेंगे कि हम एक नेगेटिव इमोशंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये फ्यूचर में मेरे लिए नुकसानदेह होंगे और ये नहीं पहुँचाएंगे. इंटरप्रेट अपने इमोशंस दूसरे के इमोशंस, फिर आप ये देखें कि एसिमुलेट कैसे कर रहे हैं. ठीक है, अपने इमोशंस को कैसे, जब आप ये दो चीज़ें सीख लेंगे तो फिर आप दूसरे के इमोशंस को भी आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे कि सिचुएशन में कब वो क्या करता है, उसके मूड कैसे ट्रांजिशंस होती हैं, और उसके बाद फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सके तो क्या होगा? तो यही होगा जो ज़ाहिर जाफर वाला वाक़या था. तो ये इमोशनल लिटरेसी की ही तो कमी थी ना, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो नहीं समझ पाई उसके अंदर जो इमोशनल चेंजेस आती थी, और उसको जब वो समझ ही नहीं पाई तो कंट्रोल कैसे करती. नतीजा क्या हुआ? Thank you so much, sir. It was indeed a very informative session. I thank the audience for their patience and for the lovely interaction. I would now request Professor Naeem Siddiqui to kindly come forward and give a few comments about the CME activity. अस्सलाम वालेकुम. मैं अभी किसी और प्रोग्राम में था तो मैं उनसे यही कह रहा था कि उमूमन ये होता है कि एक ख़ास लम्हा होता है या एक ख़ास मौका होता है कि जब लोग कुछ ख़ास चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं. मसलन जैसे शादी हो रही होती है तो लड़का अंदर आ रहा है. अब अगर कोई मुखिल हो उस लड़के के अंदर आने में तो ज़रा बुरा सा लगता है. इसी तरह से अगर खाने के टाइम पे बैठे हों और कोई आवाज़ लगाने वाला हो कि खाना खुल गया है और बीच में कोई मुखिल हो जाए तो वो भी बड़ा बुरा लगता है कि ये बड़ा. तो अब मैं इस टाइम पे जब मेरा ख़्याल है प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है, ये मुनासिब नहीं लगता कि एक लंबी सी तकरीर करूं. सिर्फ दो बातें आपके काम की कर रहा हूं मैं आपसे. अगर एक बात तो ये है कि एक नॉर्मल जो भी डिस्कशन हो रही थी इमोशनल उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि फिर इसको हैंडल करने के लिए जो हमारे वो क्या करना चाहिए. तो लंबी नहीं, लेकिन अगर आप एक सिंपल सी बात सोचें कि आप कराची में हैं, अगर आप चलें बाहर के मुल्क नहीं लेकिन अगर किसी और शहर में भी चली जाएं और आप वहाँ परेशान हो और एक ऐसी लड़की या ऐसी खातून या ऐसे शख्स जो आपसे कराची में मिला, आपकी कोई दोस्ती नहीं है, आपको लग रहा है ये माहौल ज़रा वैसा है, आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाते हैं और उसके साथ ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. अगर आपको एक टैक्सी वाला ऐसा नज़र आ जाए जो आपको कराची में नज़र आया था, बाकी टैक्सी छोड़ के उसके पास चले जाते हैं. तो ये क्या होता है? ये एक सिर्फ जानना नहीं होता, एक हमारा सोशल कनेक्शन भी होता है. और जो ये इमोशनल जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपके जो ये सोशल रिलेशनशिप होते हैं ये एक बहुत बड़े प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं. और अब इसकी इतनी एविडेंस है कि एक शायद दुनिया की जो सबसे लंबी स्टडी चल रही है, 80 साल से चल रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके वो रिलेशनशिप हैं, इवन आपकी जीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको हैप्पी रखती है. और ज़ाहिर है कि अगर हैप्पी हैं, मेंटली हेल्थी होंगे तो आप हैप्पी होंगे, तो आप वो चीज़ें भी अचीव कर पाएंगे. तो यकीन करें, मैं अब इसमें बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा कि यहाँ आने का एक मकसद ये था कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जो बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं उनसे मिल सकूँ. जो लर्न किया वो तो लर्न किया. तो आपके आने का भी दो मकसद होने चाहिए कि एक यहाँ लर्न किया आपने, एक आप अपने दोस्तों के साथ जो एक रिलेशनशिप बना रहे हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं वो वक्त का ज़िया नहीं है, बल्कि शायद आपको इमोशनल स्ट्रेस से बचाने के लिए सबसे अहम चीज़ है. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words.